Dehradun Defense Academy, where excellence is the only aim. गुड डे एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स ग्रुप वाई के कुछ क्वेश्चंस और उनके कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे इन क्वेश्चन को हम लोग मॉक में अटेम्प्ट करें, कैसे हम इन्हें एग्जाम्स में अटेम्प्ट करें ताकि इन क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें कम से कम टाइम लगे। तो इस सीरीज में जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, नतीजतन एक परिवार ने इसकी खपत में 20% की कमी की, तो चीनी पर परिवार के खर्च कितना प्रतिशत कम हो जाता है, ये हम लोगों को बताना है। तो खर्च की अगर मैं बात करूं, खर्च होता क्या है भाई? किसी भी चीज का जो खर्च है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा कि वो चीज की कीमत क्या रही है और वो चीज कितनी ली गई है। यानी कि अगर मैं गणित की भाषा में बात करूं तो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, प्राइस यानी कि कीमत और कंजप्शन यानी कि खपत, इन दो चीजों पे तो डिपेंड करेगी चीज। तो अगर मैं यहां से कहूं कि E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू P1 C1 अपॉन P2 C2, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है। तो 20% अपना होता क्या है भाई? 20% होता है 1/5, क्लियर। तो जो चीज पहले 5 थी, यानी कि जो कीमत पहले 5 थी, अब वो कीमत होगी कितनी? 6, क्योंकि वृद्धि हुई है। फिर इसने कहा नतीजतन एक परिवार ने इसकी खपत में 20% की कमी की। यानी खपत की अगर मैं बात करूं, यानी कंजप्शन जो है 20% की कमी होने के कारण पहले कंजप्शन मेरी 5 रही होगी, ठीक है। अब 5 में 1 की कमी हुई है, तो जो कंजप्शन पहले 5 थी अब कितनी होगी? 4। और यही क्या होता है मेरा E1, यानी कि एक्सपेंडिचर 1 और एक्सपेंडिचर 2। तो एक्सपेंडिचर 1 और 2 के अगर मैं रेशो की बात करूं तो 25 अपॉन 24, यानी कि कह रहे हैं कि पहले इस आदमी का जो खर्चा था वो 25 रुपए था और अब इस आदमी का खर्चा कितना है? 24। परसेंटेज में बताना है तो परसेंटेज के लिए मुझे 25 को 100 बनाना पड़ेगा। तो 25 को 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और 24 में भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसका मतलब 96। यानी ये आदमी पहले जो खर्चा कर रहा था 100 रुपए का कर रहा था और अब कितने का खर्चा कर रहा है? 96 का। तो 100 से 96 जाने में कितने प्रतिशत की खर्चे में कमी कर रहा है? 4% की, ठीक है। तो 4% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए अब इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे टैकल करेंगे। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बेसिकली हमने पूरे सोल्व नहीं करने होते। ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है डिजिटल सम पे डिपेंड होते हैं कि डिजिटल सम इनमें लगाओ, और ये डिजिटल सम लगाते ही एकदम खत्म हो जाते हैं ये सवाल। तो डिजिटल सम क्या होता है? तो अभी मैं मोटी मोटी बात में कहूं कि डिजिटल सम कुछ नहीं है। डिजिटल सम 9 से डिवाइड करने पर किसी भी संख्या में बचा शेषफल है, ठीक है। 9 से डिवाइड अगर किसी संख्या को करेंगे और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा तो वही मेरा क्या है? डिजिटल सम। और अब बात फंस जाती है कि सम ऑफ डिजिट क्या होता है। तो सम ऑफ डिजिट और डिजिटल सम में मैं यही हाथ के हाथ में अंतर बता देता हूं। सम ऑफ डिजिट और डिजिटल सम, ठीक। अब मैंने कहा कि डिजिटल सम जो है 9 से डिवाइड करने पर जो शेष बचा वही डिजिटल सम है। इसका मतलब 9 से डिवाइड करने के बाद सारे जितना भी शेष होगा हमेशा 9 से छोटा होगा। तो डिजिटल सम जो होगा हमेशा 9 से छोटा होगा, 9 से छोटा, ठीक। और ये जो सम ऑफ डिजिट है ये 9 से बड़ी भी हो सकती है, 9 से छोटी भी हो सकती है, ठीक। लेकिन डिजिटल सम हमेशा कितना होगा? 9 से छोटा। तो अब देखो डिजिटल सम लगाएंगे कैसे। फिलहाल यही बात याद रखना कि डिजिटल सम 9 से डिवाइड करने पर बचा रिमाइंडर है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो इसका डिजिटल सम कितना होगा? 3 4 5 8, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 का डिजिटल सम कितना होगा? या 9 से डिवाइड करो 20 को, 9 दूनी 18, 2 आया। या फिर 9 से डिवाइड ना करके 2 और 0 को ऐड कर लो तो इसका डिजिटल सम 2 आया। तो ऐसे ही 3 4 5 8 ये भी संख्या है तो इसका भी डिजिटल सम मेरा 2 होगा, क्लियर। अब ये देखो 3 4 5 8 ये भी संख्या यही है तो इसका भी डिजिटल सम सेम होगा। पॉइंट से कोई फर्क थोड़ा ही ना पड़ेगा। मुझे तो बात कर रहा हूं डिजिटल सम की। तो अगर इस संख्या की बात की जाए तो इसका डिजिटल सम 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 और 8 22, 22 को क्या करेंगे 2 और 2 4, यानी कि इसका डिजिटल सम 4 हो गया। तो यहां से बात करें ये प्लस का 2 और ये माइनस का 4, यानी ये जो इक्वेशन है इसका जो डिजिटल सम है वो 2 होगा। और मुझे पता है कि जितना क्वेश्चन का डिजिटल सम होता है उतना ही आंसर का डिजिटल सम होगा। तो क्वेश्चन के
डिजिटल सम मेरा कितना आया 2, तो अब आंसर का चेक कर लेता हूँ। 3 और 2 5 और 1 6 और 4 10, 10 और 8 18 और 8 26, 26 का हो जाएगा 8, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो 5 और 3 8 और 5 13 और 1 14 और 4 18 और 8 26 और 8 34, 34 का 7, ये नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक, अब इसकी बात करूं 5 और 4 9 और 1 10 और 4 14 और 8 22 और 8 30, यानी ये भी नहीं होगा। तो ये भी बात मुझे समझ जानी चाहिए, जब 3 ऑप्शन नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है चौथा आंसर होगा। ये इसका चेक कर लेते हैं कि 3 और 5 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 8 29, 29 का होगा 2, भाई 29 का होगा 9 और 2 11, और 11 का क्या होगा 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ना हमें पॉइंट में गुणा करनी, ना भाग करना, ना जोड़ना, ना घटाना। ठीक, तो सिंपल से तरीके से ऐसे क्वेश्चन में हम लोग डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है कि 1500 का एक योग इस तरह से 2 भागों में बांटा गया है कि वह 5 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से एक हिस्से पर साधारण ब्याज 4 साल के लिए 12.5% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे हिस्से के बराबर है। तो 12.5% पर उधार दिया गई राशि क्या है? तो देखो भाई, साधारण ब्याज अगर इसमें बराबर है, इसने कहा कि साधारण ब्याज आपका बराबर है, तो साधारण ब्याज डिपेंड किस पे करता है? भाई साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज यानी अगर मैं एसआई की बात करूं, एसआई होता है आपका पी आर टी अपॉन 100, यही तो होता है साधारण ब्याज। भाई साधारण ब्याज अगर मैं बराबर है और पी की बात करूं तो पी होता क्या है? भाई अगर एसआई पहले बराबर है तो दूसरे में भी बराबर होगा, तो पी बराबर होगा 100 अपॉन आर टी। ठीक, यानी पहले कुछ प्रिंसिपल रही होगी, उसकी कुछ रेट रही होगी, उसका कुछ टाइम रहा होगा। ऐसे ही अगर मैं P2 की बात करूं तो ऐसे ही हमारी कुछ रेट रही होगी, कुछ टाइम रहा होगा। क्लियर? तो यहां से अगर मैं P1 और P2 यानी पहली राशि और दूसरी राशि के अनुपात की बात करूं, पहली राशि और दूसरी राशि के अगर मैं अनुपात की बात करूं, कब? जब मेरा साधारण ब्याज बराबर है। ये सब कंडीशन तब होंगी जब मेरा साधारण ब्याज बराबर होगा। तो P1 और P2 का रेशियो अगर मैं कहूं तो 1/R1T1 रेशियो 1/R2T2, ये हो जाएगा। इससे मुझे पता चला कि जब भी मुझे बताया गया हो कि साधारण ब्याज बराबर है, तब हमेशा मेरा जो मूलधन का जो अनुपात है वो किसके अनुपात के बराबर होगा? 1/दर इंटू समय, रेशियो 1/रेट इंटू टाइम, या 1/दर इंटू समय। क्लियर है? तो यहां से मैं पता करूंगा कि P1/P2 हम लोग कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब भी आगे से क्वेश्चन आए कि साधारण ब्याज बराबर है, तब हमेशा हमें क्या करना है कि रेट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन का अपोन करना है कि 1/R1 कितना दिया हुआ है? R1 आपका है 10% और टाइम है आपका 5। यहाँ से आपका R2 है आपका 12.5 और टाइम है आपका 4। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से रेशियो की बात करूँ तो रेशियो ये हो गया आपका, यहाँ कर लेते हैं 1/50 और 12.5 चौका 50, तो 1:1 आपका रेशियो आ गया। ठीक है, यानी आपका जो P1 और P2 का जो रेशियो आया है, जो राशि मैंने पहले लगाई है और जो राशि मैंने दोबारा लगाई है, इन दोनों राशियों का अनुपात क्या आ गया? 1:1, यानी कि इक्वल सम मैंने लगाया है, तब जाके मेरा 5 साल के लिए 10% का और 4 साल के लिए 12.5% का साधारण ब्याज बराबर आया है। ठीक, तो इक्वल राशि में मेरी राशि है कितनी? 1500 रुपए है। तो 1500 रुपए को अगर मैं इक्वली बांटूंगा तो मुझे मिलेंगे कितने? भाई 750 रुपए एक आदमी को मिलेंगे और 750 रुपए दूसरे आदमी को मिलेंगे। क्लियर? तो ये 750 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि 50 प्रेक्षणों का माध्य x, कुल द एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 36. It was found later that an observation 48 was wrongly taken as 23. Find the correct average of the observation. ये कह रहा है कि भैया पहले मैंने 50 संख्याएं ली या 50 ऑब्जर्वेशन ली, ठीक है, उनका जो मेरा एवरेज आया वो आया 36। ठीक, और मुझे बाद में पता चला कि उनमें से जो एक संख्या 48 थी यानी कि 48 थी, उसकी जगह मैंने 23 ले ली। भाई अब अगर मैंने किसी संख्या, जो संख्या पहले बड़ी थी और उसकी जगह छोटी संख्या ले ली, तो इसका मतलब क्या? एवरेज पहली बात तो गलत आया, और गलत में एवरेज कम आया होगा ज्यादा आया होगा। भाई ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो जाहिर सी बात है एवरेज कम आया होगा। ठीक, तो कितने का अंतर है इनमें? तो इनमें अगर मैं बात करूं तो 25 का अंतर है, यानी कि जो 25 नंबर मुझे बांटने थे इन 50 नंबर्स में, ये इस 36 में तो बांटे नहीं गए। ठीक है, तो अगर ये
एवरेज मुझे करेक्ट करना है, तो इस एवरेज को करेक्ट करने के लिए मुझे ये 25 नंबर भी इन 50 में बांटने होंगे। तो अगर 25 नंबर को 50 में बांटूंगा, भाई 25 नंबर को अगर मैं 50 में बांटूंगा तो आएगा क्या 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि एवरेज में मेरे 0.5 की कमी रह गई है, यानी जो मेरा गलत एवरेज आया है उसमें मेरी 0.5 की कमी आ गई है। तो सही करने के लिए इसमें 0.5 ऐड कर दो, तो 36 में 0.5 ऐड करोगे तो 36.5, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 36.5। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका है कि तीन संख्याओं का योग 136 है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। भाई पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है? पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है 2:3 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 है, यानी दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है आपका 5:3। तो इसने कहा है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे, पूरा क्वेश्चन ना भी सोल्व करके हम लोग कैसे कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। भाई इसने कहा कि पहले जो दूसरी संख्या थी 3 थी, ठीक। अब ये जो दूसरी संख्या है ये है 5। भाई 3 और 5 की कॉमन ही तो होगी, ये थोड़ी होगी। दूसरी संख्या कभी कुछ हो जा रही कभी कुछ हो जा रही, भाई पहले जो संख्या होगी वही बाद में भी होगी, ठीक। तो 3 और 5 के अगर मैं कॉमन नंबर की, यानी इस संख्या को अगर मैं कॉमन बनाऊं तो क्या होगी? भाई 3 और 5 का एलसीएम ले लो, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा 15, यानी पहली संख्या कुछ भी हो, तीसरी संख्या कुछ भी हो, लेकिन दूसरी संख्या तो 15 ही होगी। क्लियर? और अगर मेरी दूसरी संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ये पूछ रहा है, ठीक। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 15 का मल्टीपल रही होगी, तो 15 का मल्टीपल ना तो ये है ना ये है ना ये है, एक ही ऑप्शन है सी, ठीक। वैसे हम लोग इसे प्रॉपर भी कर सकते हैं, लेकिन जब आसान हो रहा है तो आसान तरीके से करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन काम करने के बाद 30 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। अब सभी को बचा हुआ काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा? भाई इसने कहा कि 45 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। टोटल काम तो आपको पता ही है, भाई मैन इंटू डेज करोगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा, ठीक है। तो 45 व्यक्ति 16 दिन में किस काम को कर सकते हैं? वो काम 6 दिन हो चुका। अगर वो काम 6 दिन हो चुका तो 45 आदमियों का कितने दिन का काम बचा? 10 दिन का काम। क्लियर है यहां तक? अब इसने कहा 30 व्यक्ति और शामिल हो गए। भाई 45 व्यक्ति मेरे पास पहले से ही थे, 30 तुमने और दे दिए, तो 45 और 30 को अगर मैं ऐड करूं तो नए कितने आदमी हो गए मेरे पास? 75 आदमी, ठीक है। और ये 75 आदमी ये सेम ही काम करेंगे जो 10 दिन का काम 45 आदमियों का बचा है। तो 10 दिन का 45 आदमियों का जो काम बचा है वो हमें 75 आदमियों पे करवाना है और पता करना है कि आदमी कितना टाइम लेंगे, ठीक। तो यहां से अगर मैं कहूं 15 × 45, 15 × 5 75, 5 दूनी 10, तो आपका डी आ गया 6, यानी कि आदमी इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे? 6। तो ये 6 आपका ए ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक आदमी अपने आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो और खर्चे में 10% की वृद्धि हो तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो फ्रैक्शन देख लो। जैसे मुझे पता है कि 75% क्या होता है? भाई 75% आपका 3/4 होता है। 20% क्या होता है? 20% आपका होता है 1/5, और ये सब ओरली करना है, यहाँ तो मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ। 10% क्या होता है? 10% होता है 1/10, ठीक। ये 4, 5, 10 का एक कॉमन नंबर, इसकी हमेशा इनकम ले लो। भाई 4, 5, 10 का कॉमन नंबर क्या होगा आपका? 20। तो 20 मैंने कहा कि 20 इसकी इनकम थी, ठीक है। और इनकम होती क्या है? भाई इनकम यानी कि आए आदमी जितना पैसा बचाए और जितना आदमी खर्च करे, ठीक है। यानी सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, हमेशा आदमी की क्या होगी? आय होगी। तो इसने कहा कि पहले मैंने इस आदमी की आय मान ली 20, तो इसने कहा कि 20 आय थी तो इसका 75% ये खर्च कर रहा था। तो 75% मैंने बताया 3/4। तो इसका अगर इसने 3/4 खर्च कर दिया तो इसका मतलब इसने 15 रुपये खर्च कर दिए, ठीक। और बचे कितने इसके पास? 5 रुपये। 15 और 5 मिल गई तो 20 होंगे। क्लियर? अब इसने क्या कहा? उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि पहले जो आय 20 थी, 20% क्या होता है? 1/5। तो यानी पहले आय अगर 5 रही हो तो अब 6 हो जाएगी, ठीक। पहले आय अगर 5 रही हो तो अब 6 हो जाएगी, और पहले की आय तुमने 20 मानी हुई है, तो यानी अब जो आय होगी कितनी होगी? 24 हो जाएगी। यानी जो पहले 20 रुपये थे अब वो मिलने लग गए से 24 रुपये। क्लियर? अब क्या कहा इसने? 20% की वृद्धि और खर्चे में 10% की वृद्धि। 10% यानी 1/10, यानी 15 का 1/10 1.5,
यानी कि 1.5 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 16.5, ठीक। और ये हो जाएगी आपकी सेविंग, ठीक है। तो 24 बराबर कितना हो गया, 16.5 प्लस के सेविंग। तो यहाँ से अगर मैं सेविंग की बात करूँ तो भैया 0.5 तो ये हो गया, 0.5 और 3 और 4 7, यानी कि 7.5 हो जाएगा अब इसका, 7.5 अब की इसकी सेविंग होगी। क्लियर। तो सेविंग की अगर मैं बात करूं, पहले इस आदमी की सेविंग 5 थी, अब इस आदमी की सेविंग 7.5 है और परसेंटेज में मुझे बताना है। तो अगर मैं यहाँ से रेशो भी लूँ तो 50 और 75, यानी कि पहले अगर सेविंग 100 रही होगी तो अब सेविंग कितनी होगी, 150, ठीक है। तो 100 से 150 जाने में कितने % की वृद्धि कर दी होगी इसने, 50%। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 50%। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि ज्ञात करो किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 23 होगा। किस राशि पर, अच्छा, किस राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 23 होगा। भाई या तो इन सब के फॉर्मूले याद करो या कॉन्सेप्ट याद कर लो, ठीक है। फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं कि डिफरेंस बराबर क्या होता है इसमें, P इंटू R/100 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट की बात करूं तो 10% होता क्या है भाई, 10% आपका होता है 1/10। क्लियर है। तो अगर मैं कहूं कि इस आदमी की मैं आय ही 100 रुपए मान लूं, 100 क्यों, क्योंकि 10% 1/10 होता है और 2 साल की बात हो रही है तो 2 साल में मैंने स्क्वायर करके मान लिया ताकि कैलकुलेशन मेरी आसान पड़ जाए। मैंने कहा कि भैया प्रिंसिपल मैं इसका 100 रुपए मान रहा हूं, ठीक। प्रिंसिपल अगर मैं इसका 100 रुपए मान रहा हूं, ये आपका पहला साल है, ये आपका दूसरा साल है। क्लियर। तो पहले साल में अगर ये 1/10 की बात करूं तो पहले साल में SI 10 मिलेगा, दूसरे साल में भी SI 10 मिलेगा। CI पहले साल में भी, वो CI और SI पहले साल में सेम ही मिलते हैं, ठीक। दूसरे साल में CI 10 रुपए तो मिलेगा, लेकिन CI में क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो इस 10 रुपए ब्याज पे और ब्याज मिलेगा कितना, 1/10, 10 का 1/10 यानी कि 1, यानी दूसरे साल में तुम्हारा जो SI है वो तो है 10 और तुम्हारा जो CI है वो है 11। अंतर कितने का आया, 1 रुपए का, ठीक। और ये 1 रुपए का अंतर दिया हुआ कितने का है, 23 रुपए का। भाई ये 1 का अंतर 23 का है और बताना, यानी 1 की वैल्यू आपकी 23 है ना, तो बतानी किसकी है, 100 की वैल्यू। 1 की वैल्यू अगर 23 है तो 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, ठीक है। तो आपकी 100 की वैल्यू 23, तो इस ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले में रखना चाहते हो तो फॉर्मूले में रख लो कि भैया ये 23 था, P हमें बताना था, R आपका 10 था, 10/100, तो ये हो गया आपका 1/10 यानी कि 1/100 बराबर का 23, तो P बराबर यहाँ से 2300 हो गया, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे ऐसा करो, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और आगे हम लोग कैसे इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, कैसे हम लोग इन कॉन्सेप्ट का बेसिक क्या है, ठीक, इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बेसिक से एक सीरीज शुरू करते हैं जिसमें हम लोग मैथ्स के चैप्टर वाइज, जो एयरफोर्स बस ग्रुप वाई के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्या उनमें क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, क्या उनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, वो हम लोग उस सीरीज में जानेंगे, ठीक है। और ये सीरीज जल्दी आपको मिलेगी, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।